है और देखा जाए तो गिरावट यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। एक महीने में 10% गिरा है, लेकिन थोड़ा सा संभल भी रहा है। जो गिरावट आई थी वो एक झटके में आई थी, और ये जो गिरावट आई थी वो इसीलिए थी क्योंकि जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो फॉरकास्ट रखा था उसको कट डाउन करा था। जो पहले एस्टिमेट दिया था कि इतना परसेंटेज ग्रोथ हमारा देखने को मिलेगा, उसको कट डाउन करा था, जिसके चलते गिरावट आई थी। लेकिन अभी अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत संभल रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 45 का शेयर, 10% का डिक्लाइन। एक महीने में अगर हम देखें तो 8%, 8.5% की तेज़ी, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो तेज़ी बनी थी, यहाँ पर गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, और अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जो इसका सपोर्ट लेवल है 43 रुपीज़, वहाँ पर अटकने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि ये इस बार भी यहाँ पर सपोर्ट बना पाएगा कि नहीं। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो भाई साहब 13-13.5% की गिरावट है, और इंटरेस्टिंग ग्राफ है। बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी शुरुआत हुई है यहाँ पर गिरावट की। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो भी इतना पुराना ग्राफ नहीं है, 2019 से ही इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। और वॉल्यूम का जो गेम है वो बड़ा है, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते आज भी नजर आए। कंपनी का जो हाई बना था वो 63 रुपीज़ का था, ऑल टाइम हाई। लो तकरीबन 13.5 रुपये के आसपास था, वो कोविड के टाइम की बात है। मार्केट कैप इसका 8,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 33% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, जबकि 67% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो बिकवाली और के ट्रांजेक्शन जो थे वो अभी देखने को मिले थे। मई महीने में आखिरी जो ट्रांजेक्शन था इनसाइडर्स का, उसमें 50,000 शेयर बेचे गए थे 53 रुपीज़ के प्राइस पर। उससे पहले खरीदारी के भी हमें देखने को मिले थे, ठीक है, 2 मार्च में थे वो, और अगेन फरवरी में वापस बिकवाली के भी देखने को मिल रहे थे। तो ये हो रहा है, ठीक है। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें, जैसे कि मैंने कहा, तो इस साल अच्छा डिविडेंड अनाउंस हुआ है। तकरीबन 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, और जो एक्स डेट है वो 12 जुलाई है। मतलब अगर अभी भी आप खरीदारी करते हो तो आप उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। अगर आप कल भी खरीदारी करते हो तो आप उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो, लेकिन 12 तारीख को अगर आप करते हो तब नहीं आपको मिलेगा। और इवन 12 तारीख को गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो 1.5 रुपये का डिविडेंड है उतना, मतलब जो परसेंटेज वाइज आप कह लो कि 1-1.5 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है 12 जुलाई को, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या सिनारियो देखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन नंबर अगर आप देखो तो अच्छे हैं। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू काफ़ी अच्छे ग्रो हुए हैं। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी अगर आप देखो तो भाई साहब शानदार प्रॉफिट है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, जबकि इससे पहले 21 और 22 काफ़ी ख़राब रहा था। सिर्फ 8 करोड़ का प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और 2022 में 415 करोड़ का नुकसान हुआ था इन्हें। और 23 और 24 में अच्छी रफ्तार मैं कहूँगा। और जहाँ तक देखा जाए इस बैंक को लेकर तो इसका पी रेशो अभी भी 6.77 का है, सेक्टर पे 18 का। देखो देखने में सस्ता है, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इवन जब इससे पहले भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जब ये 55-60 के आसपास का था, तब मैंने कहा था कि भले ही इसका पी रेशो आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन अगर आप ग्राफ देखते हो तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है, जिसकी चलते थोड़ा सा गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगा। और जब कंपनी, जो बैंक का जो मैनेजमेंट है वो खुद ही अपना फॉरकास्ट कह रहा है कि भैया कम होगा, जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उससे, तो जाहिर सी बात है गिरावट आएगी। फिर भले ही उसका पी कितना ही सस्ता क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन जब फॉरकास्ट कम बता रहे हैं बैंक वाले, मैनेजमेंट वाले, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है, और एक रेंज में है अभी ये 40 से 45 रुपये का जो लेवल है, कहीं ना कहीं वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ हमने देखा है। और अगर 50 से 55 की रेंज में जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग इंटरेस्ट भी वहाँ पर आता नजर आ रहा है। तो रेंज में ये अटक रहा है अभी। हालांकि 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी को। देखो मुझे ये बैंक पसंद है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पसंद नहीं, अब मुझे पसंद है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से भी देखना ज़रूरी होता है। और वहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे 40 से 45 वाला लेवल है, मुझे वो अच्छा लगता है। और जहाँ तक फिनेंशियल्स देखे इसके, तो पिछले 2 क्वार्टर में नंबर, जो इवन लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो अच्छे थे, रेवेन्यू वाइज अच्छे थे, लेकिन प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो अभी भी उस तरीके का ग्रोथ नहीं है। जितना ग्रोथ हमें इनके रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है उतना ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि प्रॉफिट में ग्रोथ दिखना चाहिए। यहाँ पर 324 करोड़ का प्रॉफिट जून में था, ठीक है, 1465 करोड़ का रेवेन्यू था तब, जहां रेवेन्यू 1765 करोड़ हो गए, 300 करोड़ और ज़्यादा इनका रेवेन्यू हो गया, लेकिन प्रॉफिट में मुश्किल से 5 करोड़ का ही बढ़ोतरी हुआ है यहाँ पर।
तो कम है ये, बढ़ना चाहिए, ठीक है, बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं कि जून के नतीजे जो आते हैं वो कैसे आते हैं। देखो मैं उम्मीद तो यही करूंगा कि अच्छे रिजल्ट्स आए इनके, जिससे भाई साहब शेयर में तेज़ी बरकरार रहे, मतलब अभी बरकरार तो नहीं है लेकिन शेयर में थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिल जाए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें तो जो प्रमोटर है उनकी पास यहाँ पर जो मार्च में अगर आप देखोगे तो 73.52% का स्टेक प्रमोटर के पास है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 0.58% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.75% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 3.49% एफआईएल्स यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, और रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर 20.67% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.48% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखिए ओवरऑल मैं यही कहूँगा इस कंपनी को लेकर के, देखो कंपनी खराब नहीं है, ठीक है। बैंक ये छोटा बैंक है, बहुत छोटा बैंक है, ये मार्केट के अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन ख़राब है ये बैंक नहीं है, ये एक रेंज में अटका है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जब गिरावट आती है तो भैया बड़ी गिरावट आती है। यहाँ पर जब 14-15 पे था तब भी इसका जो पी रेशो था तब भी सस्ता था, ठीक है। तो ये कहना कि भाई साहब पी रेशो अब भी सस्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जल्दबाजी होगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जहाँ तक इसका जो इनिशियल सपोर्ट है वो तकरीबन 43 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे इसका बना रहना ज़रूरी है। अगर 43 रुपीज़ का लेवल टूटता है तो नीचे और डीप करेक्शन देखने को मिल सकते हैं और 40 रुपये का लेवल आपको दिखा देगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि मुझे वो लेवल अच्छा लगता है, वहाँ से मुझे लगता है कि एटलीस्ट बाइंग इंटरेस्ट जो है वो उस लेवल पर जनरेट होता हुआ आपको नज़र आ सकता है, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छा डिविडेंड पे आउट करता है, कोई शक की बात नहीं है। इसने 45 रुपये का शेयर आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। और इवन अगर आपकी बाइंग 2022 की थी हो, जब शेयर 14-15 रुपये का था, और 14-15 रुपये का शेयर अगर आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है तो 10% आपका डिविडेंड से हो गया, जितना भैया एफडी भी नहीं देती आपको बैंक एफडी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर ज़रूर है। देखो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगी, अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन हाँ नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म की जहाँ तक बात है मैं थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। एटलीस्ट मुझे ये 43 रुपीज़ का लेवल जो है वहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है कि नहीं वो देखना है आने वाले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ से गिरावट आई लेकिन थोड़ा बहुत संभला ज़रूर है। तो यहाँ पर ये रुकना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वापस से गिरावट शुरू हो जाए 43 रुपीज़ का लेवल भी तोड़ दे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और इवन अगर आप बाय करके चल भी रहे हो तो आपका जो अप्रोच है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, हर 10-15% के डिक्लाइन पर, ना कि 2-3 रुपये गिरे, मतलब 1-2 रुपये गिरे और आप एवरेज करने यहाँ पर लग जाओ, जी नहीं। और जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं